अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। 15 रियासतों में 93 ठिकानों पर NIA की छापेमारी के बाद जुमे को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने केरल बंद बुलाया था। इस दौरान तंजीम के कारकुन तशद्दुद पर उतर आए। उन्होंने दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम और कोट्टयम में कई सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। एक रिपोर्ट के मुताबिक कन्नूर के मटनूर में RSS ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंके गए। हालांकि इसमें किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं है। पुलिस के मुताबिक कोल्लम में मोटरसाइकिल सवार PFI वर्कर्स ने 2 पुलिस अहलकारों पर भी हमला किया। ADGP लॉ एंड ऑर्डर विजय साखरे ने बताया कि तशद्दुद के बाद पुलिस ने 500 लोगों को गिरफ्तार किया और 400 लोग हिरासत में लिए गए। गुजरात की बीजेपी हुकूमत के जरिए गौशालाओं को चलाने के लिए 500 करोड़ रुपए की माली इमदाद देने में नाकाम रहने के खिलाफ एहतजाजन 200 से ज्यादा पिंजरा पोल यानी गौशालाओं के ट्रस्टियों ने हजारों गायों को सड़क पर छोड़ दिया। इसके बाद जुमे को शुमाली गुजरात की शाहराहों पर ट्रैफिक जाम का नजारा देखने को मिला। बेनासाकाटा पिंजरा पोल के ट्रस्टी किशोर दुबे ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 15 दिनों से ट्रस्टी एहतजाज कर रहे हैं और 2022-23 के लिए रियासती बजट में किए गए वादे के मुताबिक माली इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं। उनकी बार बार पेश की जा रही दलीलों को सुनने के बाद ट्रस्टियों ने जुमेरात को शुमाली गुजरात में सरकारी अहातों के अलावा रियासती और कौमी शाहराहों पर हजारों गायों को छोड़ दिया। आपको बता दें कि गुजरात के मुलाजिमीन भी, सरकारी मुलाजिमीन जिसमें पुलिस के मुलाजिमीन भी शामिल हैं, उन्होंने एहतजाज किया, तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया था। रियासती हुकूमत ने ग्रेड में बिना तब्दीली के उस मांग को कबूल करते हुए तनख्वाह में इजाफा का ऐलान किया, लेकिन बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिन्हें अभी कबूल नहीं किया गया। इसको लेकर गुजरात के सरकारी मुलाजिमीन 27 सितंबर से इंडेफिनेट हड़ताल पर जाने वाले हैं।
महाराष्ट्र के अखिलेती तरक्की के महकमे ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को रियासत के उन 56 शहरों में जहां मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं, मुस्लिम तबके की समाजी, माशी और तालीमी तरक्की पर एक स्टडी करने का काम सौंपा है। एक हुक्मनामे में महकमे ने इस प्रोजेक्ट के लिए 33 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। हुकूमत की तजवीज़ के मुताबिक इस स्टडी में मुस्लिम कम्युनिटी की समाजी, तालीमी और इक़्तिसादी हालत का जायजा लिया जाएगा। साथ ही कम्युनिटी पर रियासत की तालीम, सेहत, रोजगार, हाउसिंग, क्रेडिट तक रसाई और बुनियादी ढांचे की पॉलिसियों के असरात का भी जायजा लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक महमूदुर रहमान कमेटी के बाद मुस्लिम कम्युनिटी पर यह पहला रियासत गिर मुताला होगा। महाराष्ट्र हुकूमत का कहना है कि मुसलमानों को इक़्तिसादी और तालीमी तरक्की के मरकजी धारे में लाने के लिए उनकी रियासत में सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जायजा लेने की जिम्मेदारी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को सौंपी गई है। रियासती हुकूमत ने कहा कि टाटा रिसर्च काउंसिल मुंबई ने महाराष्ट्र में 6 मकामी महसूलात कमिश्नरों समेत 56 कारकुनों को शुमार किया है। इंटरव्यूज और तबके के सर्वे का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। ख्याल रहे कि 2008 में उस वक्त की कांग्रेस एनसीपी हुकूमत ने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर महमूदुर रहमान की सरबराही में महाराष्ट्र में मुसलमानों की समाजी व इक़्तिसादी हालत का मुताला करने के लिए कमेटी तश्कील दी थी। उस कमेटी ने, जिसको किसी नतीजे पर पहुंचने में 5 साल लगे, महाराष्ट्र में मुसलमानों की समाजी व इक़्तिसादी हालत को मायूसकुन करार दिया था। 2013 में पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि महाराष्ट्र में तकरीबन 60% मुसलमान खते गुर्बत से नीचे हैं। सरकारी मुलाजिमतों में उनका हिस्सा सिर्फ 4.4% था और कम्युनिटी में ग्रेजुएट्स की कुल तादाद सिर्फ 2.2% थी। मध्य प्रदेश से निज़ाम तालीम की बदहाली की चंद तस्वीर मंजर आम पर आई हैं, जिनमें तालिबात स्कूल में बैतुल खला की सफाई करती नजर आ रही हैं। ये तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और रियासती हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। दरियासना वज़ीर तालीम ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म जारी किया। ये तस्वीर गुना जिले के चकदेवपुर गाँव की है, जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में स्कूली यूनिफॉर्म में मलबूस लड़कियां बैतुल खला की सफाई कर रही हैं। सोशल मीडिया पर हंगामा आराई के बाद रियासती वज़ीर तालीम ने गुना के कलेक्टर को मामले की तहकीकात का हुक्म दिया और कसूरवार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी है। रीवा से बीजेपी एमपी जनार्दन मिश्रा हाथों से टॉयलेट साफ करने की वजह से चर्चा में है। ये वाकया जुमेरात का है, जब एमपी रीवा के खटकरी में एक गर्ल्स स्कूल में पहुंचे थे। मौका था पीएम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के पखवाड़े का। स्कूल में प्रोग्राम तो प्लांटेशन का था, लेकिन जनार्दन मिश्रा ने स्कूल का इंस्पेक्शन भी किया। टॉयलेट गए तो वहां काफी गंदगी दिखी। इस पर एमपी खुद सफाई में जुट गए। हद तो तब हो गई जब एमपी को टॉयलेट साफ करने के लिए ब्रश और ग्लव्स तक नहीं मिले। फिर एमपी ने हाथ से ही टॉयलेट सीट साफ कर डाली। जब एमपी ये काम कर रहे थे तब चपरासी स्कूल में मौजूद था। टॉयलेट की सफाई के बाद एमपी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर वीडी शर्मा और दीगर को टैग करते हुए वीडियो ट्वीट किया। हिंदुस्तानी करेंसी की तनज़्ज़ुली का सिलसिला लगातार जारी है। आज जुमा यानी 23 सितंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले अपनी कम तरीन सतह पर खुला और पहली बार 81 रुपये फी डॉलर की सतह को अबूर कर गया। रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को रुपया डॉलर के मुकाबले 80 रुपये 86 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। जुमेरात को रुपए की गिरावट 24 फरवरी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। माहिरीन ने पेशगोई की थी कि डॉलर के मुकाबले रुपया
81 या 81 रुपए 50 पैसे की सतह तक जा सकता है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जुमेरात को कहा था कि हुकूमत ज़र मुबादला की शरह और अफराती ज़र की निगरानी कर रही है और मुनासिब इक़दाम कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि रुपया रिकॉर्ड सतह पर गिरने पर हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत 3 साल तक मुसलसल मुनाफा कमाने वाली कंपनियां रुपये को डॉलर में तब्दील कर सकती हैं। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपए के 81 रुपए तक पहुंचने को रोकने के इक़दाम करने के बजाय हुकूमत उल्टा कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने 22 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक 1 अरब डॉलर तक कोई भी हिंदुस्तानी शख्स या कंपनी जो 3 साल से मुनाफा कमाई हो वो हिंदुस्तानी रुपए को डॉलर में तब्दील कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक कोई भी कंपनी जिसका 3 साल का मुनाफा है वो मकामी करेंसी को बगैर किसी परेशानी के 8,081 करोड़ रुपए तक मकामी करेंसी को गैर मुल्की करेंसी में तब्दील कर सकती है। हुकूमत के इस इक़दाम को शुकूक व शुबात से भरपूर करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को ऐसे लोगों की फहरिस्त जारी करनी चाहिए। दिन के कीर्तिमान को पार किए जा रहा है, पर मोदी सरकार इसको रोकने की बजाय इसको बढ़ाने का काम कर रही है, रुपये को और गिराने का काम कर रही है। अरे मोदी जी, आप तो कहा करते थे कि जब जब रुपया गिरता है सरकार की साख गिरती है। अब कितनी साख गिरनी बाकी है? 81 रुपये तो पहुंचा दिया आपने $1 को। और मैं आपके सामने रिजर्व बैंक का एक जो सर्कुलर है, और ये 22 अगस्त का सर्कुलर है, इस सर्कुलर के अनुसार मोदी सरकार ने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी $1 बिलियन तक खोली। अर्थात हिंदुस्तान का कोई भी कंपनी जिसके पिछले 3 साल में प्रॉफिट रहा हो वो लोकल करेंसी को अर्थात हमारे रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर सकती $1 बिलियन तक, अर्थात 8,083 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर सकती है। इससे तो मोदी जी रुपया और गिरेगा और बच्चों की बाहर जाके पढ़ने की तमन्ना और उनसे दूर होती जाएगी, और कच्चा तेल देश को महंगा मिलेगा, मेडिकल की दवाइयां और आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक मेडिकल के उपकरण और महंगे हो जाएंगे। इलाज हमारे मध्यम आय वर्गीय परिवारों और निम्न आय वर्गीय परिवारों से इलाज और जरूरी चीजें और उनकी पहुंच से दूर हो जाएगी मोदी जी। और अब हमने सोचा था कि रुपया 75 पार करके मार्गदर्शक मंडल में जाके ठहर जाएगा, तो क्या मोदी जी अब नई मार्गदर्शक मंडल की डेफिनेशन 85 हो चुकी है क्या? क्योंकि रुपया तो प्रतिदिन गिर रहा है और हम जवाब चाहते हैं मोदी जी कि इस रुपये की गिरावट में आग में घी डालने का काम आपने क्यों किया, और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने 22 अगस्त से लेके आज तक कैपिटल अकाउंट को कन्वर्ट किया, लोकल करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके विदेशों में निवेश किया, वो कौन कौन लोग हैं, उनका ब्यौरा, उनकी डिटेल देश के साथ। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन प्रमोद तिवारी ने कहा कि आज मुल्क की माशी दुनिया के लिए सबसे शर्मनाक दिन है जब आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में रुपए की कदर रिकॉर्ड कमी के साथ एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले 81 रुपये 9 पैसे हो गई है। रुकन पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि अमेरिका में पढ़ने वाले हिंदुस्तानी तुलबा का क्या होगा, वहां रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों का क्या होगा, उन हिंदुस्तानी लोगों का क्या होगा जो अमेरिका में कारोबार के शोबे में सरमाया लगाते हैं। आज मोदी जी के दौर में भारत माता की शान में सबसे सियाह बाप का इजाफा हुआ है। तिवारी ने कहा कि ठीक 8 साल पहले जब नरेंद्र मोदी रियासत गुजरात के वज़ीर आला थे वो पूरे हिंदुस्तान में दहाड़ते थे कि भाई और बहनों, जब मुल्क में डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर गिरती है तो मुल्क का क्रेडिट गिर जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुल्क के रुपए की कदर गिरती है तो इस मुल्क के वज़ीर आज़म और हुकूमत की साख भी गिर जाती है। मोदी ने तंज़िया अंदाज में यह भी कहा था कि रुपए की कदर में गिरावट से ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र से भी तजावुज़ कर जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी के साथ फरोग पाती हुई एक मईशत है और ये अपने माहौलियात को मुसलसल मुस्तहकम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी लाइफ शमसी इत्तेहाद से लेकर तहरीक तक आज नया भारत पायदार हल के ज़िमन में कायद के तौर पर तेजी के साथ उभर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत कायदाना किरदार अदा कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों के माहौलियात के वज़ीरों की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि नया भारत एक नई रसाई और नई सोच के साथ पेशरफ्त कर रहा है। ऐसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस
इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने, इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था। लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया, और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं, और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी यहां रुकावट आ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए भी संतुलित रूप से विचार करके हमें ऐसे लोगों की साजिशों को, जो वर्ल्ड बैंक तक को प्रभावित कर देते हैं, बड़े बड़े जुडिशरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना अपप्रचार कर देते हैं, चीजें अटक जाती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवजह पर्यावरण का नाम लेकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में कोई बाधा ना खड़ी करे। कांग्रेस पार्टी के कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 15 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान लगातार वो आवाम से बातचीत कर रहे हैं और राहुल गांधी में काफ़ी तब्दीलियां भी नोटिस की जा रही हैं। राहुल गांधी आमतौर पर कभी मजाक करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन कल एर्नाकुलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी बहुत मजाकिया मूड में नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश ने अंग्रेजी में कहा कि मुल्क में कुछ ऐसे कायदीन भी हैं जिन्होंने 20 सालों में एक मरतबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं किया। राहुल ने बीच में मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि ऐसे कुछ लीडर नहीं, सिर्फ एक ही लीडर ऐसे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उनका इशारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब था। राहुल गांधी की मिजाह उनके एतमाद की वजह से सामने आ रही है। जब एक सहाफी ने पूछा कि बतौर भारत यात्री आपका तजुर्बा कैसा है, इसका जवाब देते हुए अवामी जिंदगी में शायद पहली बार राहुल गांधी ने मजाक किया। उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने सिर्फ 325 किलोमीटर का सफर तय किया, इसे अभी भारत यात्री नहीं कह सकते, 5 जिले का यात्री कह सकते हैं। यही सवाल आप मुझे 100-110 दिन बाद पूछें तो मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। Rahul Gandhi has had 2 press interactions in the last 15 days. There are some leaders who have been in public life for 20 years and not had a single press conference, not had a single press interaction. No, I think there's only one leader, not some leaders. Correction, thank you. I think One leader there's only one leader. for 20 years who is not Rahul Gandhi. कांग्रेस ने अपने तर्जुमानों, ओहदेदारों और पैनलिस्ट को सख्त हिदायत दी है कि वो 17 अक्टूबर को होने वाले पार्टी के नए सदर के इंतखाब पर कोई तबसरा ना करें। कांग्रेस जराये ने बताया कि तमाम तर्जुमानों और ओहदेदारों से ताकीद की गई है कि कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए मुकाबला करने वाले किसी भी साथी के बारे में कोई तबसरा नहीं होना चाहिए। हिदायत में कहा गया कि सदर के ओहदे के उम्मीदवार के हवाले से हमारी ज़ाती तरजीहात हो सकती हैं, लेकिन ये बात जहन में रखना है कि सदर के इंतखाब के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं करना है। ज़राए के मुताबिक इसमें कहा गया कि कांग्रेस वाहिद सियासी जमात है जिसके पास सदर के इंतखाब के लिए जमहूरी और शफाफ निज़ाम है। तंजीमी इंतखाबात कराने के लिए एक अथॉरिटी है जो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाती है। सबको ख्याल रखना होगा कि इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना हो और इस पर कोई तबसरा न हो। कांग्रेस जराये ने बताया कि इसमें कहा गया कि इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद शख्स को नामजदगी फॉर्म भरने के लिए अपनी हिमायत में फॉर्म पर पोलिंग ऑफिसर 10 नुमाइंदों की दस्तखत कराने हैं और फिर उम्मीदवार बनने के लिए किसी की भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी गुमराह कर रही है और अपनी नाकामियों के बारे में सही मालूमात देने के बजाय उन्हें उन नौजवानों से खिताब करने के लिए बुला रही है जिनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश इंचार्ज राजीव शुक्ला, पार्टी के कौमी तर्जुमान और सीनियर हिमाचल कांग्रेस कुलदीप राठौर और असेंबली इंतखाबी मंशूर कमेटी के चेयरपर्सन धनीराम शांडिया ने जुमे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत में 20 लाख नौजवान बेरोजगार हैं और ना ही नौकरियां हैं और ना ही रोजगार। मोदी हफ्ते को नौजवानों की एक रैली से खिताब करने रियासत की मंडी जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव दस्तक दे रहे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने हिमाचल की जनता से कुछ वायदे किए थे। जैसे उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में जो सेब उद्योग संकट में उसे उभारने के लिए सेब पर जो है आयात शुल्क जो विदेशों से आता है वो 100% करने वाले, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं पेप्सी कोक, उसमें 5% जो है सेब का जूस मिलाया जाएगा। उस वायदे का क्या हुआ, उस बारे में भी हम प्रश्न जो है प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में जो सेब उद्योग है वो खतरे में, लगातार जो है सब्सिडी चाहे वो खादों पे मिल रही है, उर्वरकों पे मिल रही है, कृषि उपकरणों पे मिल रही है, वो खत्म हो रही है। उसी तरह से बजाय किसानों और बागवानों की मदद करने के 18% जीएसटी जो है कृषि उपकरणों पे, खादों पे और जो गत्ते की पेटी इस्तेमाल होती है उस पर बढ़ा दिए। तो प्रधानमंत्री जी से हम चाहते हैं कि जो आपने वादा खिलाफी की है आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली की स्थिति से गुजर रहा है, 70,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा है। हमने हमेशा मांग की है कि हिमाचल प्रदेश को अन्य पहाड़ी राज्य की तर्ज पे जो है आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी कल इसकी घोषणा करने वाले? और मुझे ये लगता है कि अगर वो घोषणा करेंगे भी, उससे पहले जो हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी हुई है उस बारे में वो अपना स्पष्टीकरण दे। मरकजी वज़ीर दाखिला और सीनियर बीजेपी कायद अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। बिहार के पूर्णिया में मुनक़िदा रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2024 में नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ 2 लोकसभा सीट तक महदूद हो जाएगी, वो ना घर के रहेंगे ना घाट के। उन्होंने कहा कि 2004 के इंतखाबात में बिहार की आवाम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी को उखाड़ फेंकेगी। सबको परिचय हो, हमारे नए प्रदेश प्रभारी बने, भाई ताली बजाओ जोर से। हमारे सह प्रभारी श्री हरीश द्विवेदी जी, ऋतुराज सिन्हा जी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जो यहाँ पर बिहार की भूमि पर से एक आंदोलन खड़ा हुआ था, कभी वो आंदोलन को छेड़ देने का काम, लगा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। अगर मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में चूड़ा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल भूप के साथ अब चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ तपट किया। लालू जी आप ध्यान रखिएगा। आरएसएस के
सरबराह मोहन भागवत ने गुज़िश्ता रोज मस्जिद और मदरसे का दौरा करके सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर वाक़ मस्जिद में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह उमैर इलियासी से मुलाकात की और फिर आज़ादपुर में वाक़ मदरसा तजवीदुल कुरान का भी दौरा किया। इस मुलाकात पर बीएसपी की सरबराह मायावती ने तंज करते हुए बीजेपी से तल्ख सवालात पूछे हैं। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की मौलाना उमैर इलियासी से मुलाकात पर मायावती ने तंज किया। उन्होंने सवाल किया कि मोहन भागवत की जानिब से दिल्ली में वाक़ मस्जिद और मदरसे में जाकर उलमा से मुलाकात करने और फिर उनसे अपने आप को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या बीजेपी और उनकी हुकूमतों की मुस्लिम तबके और उनके मदारिस और मसाजिद के तई मनफी ज़हनियत में तब्दीली आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि यूपी हुकूमत खुली जगह पर कुछ मिनट के लिए अकेले में नमाज पढ़ने की मजबूरी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और सरकारी मदारिस को नजरअंदाज करते हुए निजी मदारिस में भी मुदाखलत पर आमादा है। मगर आरएसएस सरबराह की इस मामले में गहरी खामोशी के मायने क्या निकल रहे हैं, इस पर भी वो गौर करें। केदारनाथ मंदिर से करीब 5 किलोमीटर पीछे बने चौराबाड़ी ग्लेशियर में जुमेरात की शाम 6:30 बजे एवलांच आया। इसका वीडियो सामने आया है। हालांकि रुद्रप्रयाग के डिजास्टर मैनेजमेंट ओहदेदार एनएस रजवान ने बताया कि काफी छोटा एवलांच था, इससे किसी तरह के नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। पुणे के राजगुरुनगर इलाके में जुमे के रोज 6 महीने की बच्ची की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। पुणे नासिक हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ओवरटेक कर रही बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठी खातून की गोद से उसकी 6 महीने की बच्ची फिसलकर सड़क पर गिर गई और ट्रैक्टर का पहिया उसके ऊपर से निकल गया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा वाकया एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस फुटेज से पता चलता है कि बाइक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश में फिसल गई थी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा में वाक़े मजलिस के दफ्तर में जुमेरात की देर रात तोड़फोड़ का वाक़या सामने आया। पार्टी की जानिब से इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के मुताबिक 10 से 12 अननोन लोग जिन्होंने दफ्तर में रह रहे एक शख्स की पहले पिटाई की और फिर दफ्तर के सामान की तोड़फोड़ की। कानपुर में एक खानदान 1.5 साल से इनकम टैक्स ओहदेदार विमलेश सोनकर की लाश के साथ रह रहा था। मामले की जानकारी जुमेरात को हुई, माफ कीजिएगा जुमे के रोज हुई, जब डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन उनके घर पहुंचे। खानदान उन्हें कोमा में बता रहे थे, मगर डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मौत हो चुकी है। मौत कब हुई थी, इसकी ठीक टाइमिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगी। विमलेश के वालिद राम अवतार ने बताया कि धड़कन चल रही थी, तभी हम रुके हुए थे। डॉक्टर से भी जांच करवाया था, उन्होंने भी जिंदा होने की बात कही थी। राम अवतार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर्ड है। उनके भाई दिनेश ने बताया कि हमने जिसमें कोई भी हरकत नहीं दिखी। जब मरे थे हम लोग आखिरी रसूमात की तैयारी चल रहे थे, तभी धड़कन चलने लगी और इसीलिए आखिरी रसूमात आखिरी मरहले पर रोक दी गई। उनके जिस्म से कोई बदबू नहीं आ रही थी। ये मामला रेशन नगर के कृष्णापुरम का है। यहाँ विमलेश सोनकर अपनी बीवी मिताली के साथ रहते थे। मिताली को कोऑपरेटिव बैंक में जॉब करती थी। विमलेश सोनकर अहमदाबाद इनकम टैक्स में एओ के ओहदे पर अपॉइंटेड थे। पड़ोसियों ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 22 अप्रैल 2021 को तबीयत बिगड़ने पर मोती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान जून 2021 में उनकी मौत हो गई थी, जिसका डेथ सर्टिफिकेट भी है। लेकिन उनके अफराद खानदान ने कहा कि आखिरी रसूमात के दौरान उनकी दिल की धड़कन चल रही थी और उस वक्त से यानी करीब 1.5 साल से उनकी लाश घर में रखी गई थी। ताज्जुब की बात यह रही कि पड़ोसियों को इसकी ना ही बदबू आई और ना ही किसी इस मामले में पुलिस से शिकायत की। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वाक़े जामे मस्जिद वजीर मोहम्मद अकबर खान में धमाके की इत्तला मौसूल हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब नमाजी मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। धमाके से होने वाले जानी और माली नुकसान की फिलहाल कोई इत्तला नहीं है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।